अध्याय 6। खलनायक को अभी भी पता नहीं चला। नौकरानी एस्टन अज़बेल परिवार की एक वफादार नौकर थी। उसे ड्यूक की नौकरानी होने पर गर्व था और वह अपने जीवन से बहुत संतुष्ट थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि अज़बेल परिवार की नौकरानियों को उम्मीद से बेहतर इलाज मिला था। ये सिर्फ आम लोगों के वेतन का चौंका देने वाला स्तर नहीं था। अज़बेल परिवार, जो जादू के लिए भी प्रसिद्ध था, अपनी नौकरानियों को विभिन्न जादू प्रदान करता था। उन जादुओं में सबसे उल्लेखनीय टेलीपोर्टेशन जादू था। अज़बेल परिवार के सदस्य काम पर जाने के लिए भी टेलीपोर्टेशन जादू का इस्तेमाल करते थे। नौकरानियों के साथ भी ऐसा ही था। परिवार के जादूगरों ने व्यक्तिगत रूप से टेलीपोर्टेशन जादू का उपयोग किया। ये सुरक्षा के कारण था। अज़बेल एक परिवार था जो जादू के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन यह एक ऐसा परिवार भी था जिसने बहुत सारी शिकायतें बटोरी थीं। ऐसी संभावना थी कि कोई नौकरानी के परिवार के सदस्यों में से किसी एक को बंधक बना लेगा और अज़बेल परिवार में किसी को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए नौकरानियां अनुबंध जादू के अधीन थीं, जिसके कारण वे ये भी प्रकट करने में असमर्थ थीं कि वे अज़बेल परिवार की नौकरानियां थीं। फिर भी वे इससे नाराज नहीं थे, बल्कि इससे उन्हें अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की गारंटी लेने में सुरक्षा की भावना मिली। दरअसल अज़बेल परिवार ने अनुबंध में ही दोनों नौकरानियों और उनके परिवारों की सुरक्षा की गारंटी दी थी। नौकरानी एस्टन भी ऐसी ही कोई थी। वह अज़बेल परिवार द्वारा अपने एकमात्र परिवार, अपनी बहन एस्टेल की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सक्षम थी। एक दिन, हमेशा की तरह अपना काम करने के बाद, अब अज़बेल परिवार की नौकरानी एस्टन के रूप में अपना काम खत्म करने और एस्टेल के परिवार की एकमात्र सदस्य एस्टन बनने का समय आ गया था। एस्टेल, हालांकि माहौल सामान्य से बिल्कुल अलग, नीरस और ठंडा महसूस हुआ। उसकी इकलौती बहन गायब हो गई थी। वह तुरंत अपने कमरे में चली गई। जिस चीज ने उसका ध्यान खींचा वह एक पत्र था। शेल अज़बेल को ये जहर खिलाओ। हरा विष है और नीला विषनाशक है। यह एक पत्र था जिसमें उसे अपनी युवा महिला शेल को जहर देने के लिए कहा गया था। इसने उसे निर्देश दिया कि जब वह और उसका मंगेतर एरन मिलेंगे तो एक तेज खुशबू वाली मिठाई में जहर मिलाकर शेल को दे दें। यदि एरन ने गलती से जहर खा लिया तो उसके लिए मारक औषधि भी मौजूद थी। यही कारण था कि उसे अतिरिक्त सतर्क रहना पड़ता था। एस्टन ने अपने विचार रोक दिए, क्योंकि वह अपना मन नहीं बना पाए, लेकिन जल्द ही उसने अपना मन बना लिया। तब से चीजें स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ीं। उसने मिठाई बनाई, फिर उसने शेल की मिठाई में जहर डाल दिया। शेल के सामने वह मिठाई परोसते समय उसने प्राकृतिक दिखने की पूरी कोशिश की। तभी उसने कुछ ऐसा देखा जिससे वह हैरान रह गई। उसने शेल को आंसुओं में देखा। उस शातिर शेल को आंसू बहाते देखने के बाद एस्टन के पास होश में आने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ओह, मैंने क्या किया? जरा सोचे, हाल ही में अफवाहें फैल रही हैं कि शेल और एरन को एक दूसरे से प्यार हो गया है। यह अफवाह थी कि दयालु और समझदार एरन बेस्लेट ने दुष्ट महिला शेल अज़बेल को पकड़ लिया था। जब एस्टन ने उदास दृष्टि से एरन की ओर देखा और शेल को रोते हुए देखा, तो उसके मन में एक जटिल विचार आया। क्या मैं अपनी खुशी के लिए उनकी खुशी छीन सकता हूँ? कभी नहीं। भले ही शेल हर समय उसके प्रति असभ्य व्यवहार करता था, वह कुछ अलग बात थी, लेकिन उनकी खुशियाँ शुरू होने से पहले ही छीन लेने का अलग ही महत्व था। अतः उसने औषधि निकाली और द्वार पर खड़ी हो गई। हालांकि उसने दरवाजे की दरार से देखा कि एरन बेस्लेट मिठाई के साथ खड़ा था। उसने जहर देखा, बल्कि ये तो और भी अच्छा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि मारक औषधि प्रभावी नहीं रही होगी। मैं उनसे अपने भाई को बचाने की विनती करूंगा। एरन ने दरवाज़ा खोला और एस्टन की ओर देखा। हालांकि वह आसानी से एरन से ऐसा कुछ नहीं कह सकती थी। तुम वही हो जिसने ये किया है ना? खेद। एरन आगे चलने लगा। इसका मतलब था कि उसे उसका अनुसरण करना था। एस्टन ने एरन का अनुसरण किया। वह दालान, जिससे होकर वह आमतौर पर 1 मिनट में गुजर जाती थी, उसे बहुत लंबा लगा। उसके बाद स्थिति स्वाभाविक रूप से सामने आई। एरन ने पूछा, एस्टन ने उत्तर दिया। उसने घटना का विवरण प्रकट किया। कृपया मेरे छोटे भाई को बचा लो।
मैं वास्तव में माफी चाहता हूँ। उसने अपना सिर नीचे करते हुए यही कहा। वह भी घुटनों के बल बैठ गई। फिर भी उसे लगा कि यह पर्याप्त नहीं है, इसलिए उसने अपना माथा फर्श पर दबा दिया। खड़े हो जाओ, एरन ने थोड़े ठंडे स्वर में यही कहा। एस्टन तुरंत उठ गया, क्योंकि वह अभिभूत थी। फिर उसने एरन को देखा, जो ऐसा लग रहा था जैसे वह झुकने वाला था। आह, तुम तलवार निकालने की कोशिश कर रहे हो। एस्टन ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। फिर भी मैं और मेरा भाई अच्छा जीवन जी रहे थे। हालांकि अंत में मैं अपने भाई को बचाने में सक्षम नहीं हो सका। वह इतना समय क्यों ले रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि एक कुशल तलवारबाज के खून से लथपथ उसकी तलवार की आवाज भी अलग हो? बिल्कुल नहीं। जब एस्टन ने अपनी आंखें खोलीं, वह एक क्षण के लिए अकड़ गई, क्योंकि उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। एरन वेस्लेट का घुटना, जिसके बारे में उसने सोचा था कि वह उसे मारने के लिए इस्तेमाल करेगा, जमीन पर था। क्यों? तुम ऐसा क्यों करते हो? मुझे माफ करें। क्षमा मांगना। आखिर आपको किस बात का अफसोस है? तथ्य यह है कि अज़बेल परिवार की नौकरानियों का पता उजागर हो गया। इसका मतलब है कि अज़बेल परिवार में एक जासूस था। इसीलिए अज़बेल परिवार की गलती भी मेरी गलती है, और आप इस पूरे समय मानसिक भ्रम की स्थिति में रहे हैं। एस्टन समझ नहीं सका। बेशक अज़बेल परिवार के अनुबंध के अनुसार उन्होंने एस्टन के परिवार की सुरक्षा की गारंटी दी। हालांकि जमीन को छूने वाले एरन के घुटने का वजन और एक आम नागरिक एस्टन का जीवन अलग अलग था। उन्होंने कहा कि वह मानसिक भ्रम की स्थिति में थी। निश्चित रूप से अपनी महिला को जहर देने का प्रयास करना कोई ऐसा निर्णय नहीं था जो आमतौर पर इतना आसान होता। हालांकि एक रईस कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो आसानी से अपने घुटने मोड़ ले। सबसे बढ़कर एस्टन ने शेल को मारने की कोशिश की। कारण कोई मायने नहीं रखता। यदि उसने किसी कुलीन को मारने की कोशिश की, तो चाहे कारण कुछ भी हो, उसे मरना ही होगा। क्योंकि यही सिद्धांत था, तो एस्टन को इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। तुम्हारा भाई, मैं उसे किसी तरह बचा लूंगा। वह आंसू बहाने से खुद को नहीं रोक सकी, क्योंकि उसे ऐसे व्यक्ति की खुशियां छीनने की कोशिश करने का पछतावा था। केवल अपनी परिस्थितियों के बारे में सोचने की जल्दबाजी में उसने लगभग एक स्वार्थी विकल्प चुन लिया। चाहे जादू कितना भी अजीब क्यों न हो, उसने जो किया उसे वह बदल नहीं सकता। तभी एस्टन के आंसू रुक गए, क्योंकि एक और आवाज सुनाई दी। किक, हल्के नीले बाल और आकाश नीली आंखें जो एरन को देखती थीं और उसकी ओर मुड़ जाती थीं। शेल अज़बेल ने उसकी ओर देखा और करीब चला गया। अब उसने एक शब्द भी नहीं कहा। एस्टन ने अपना सिर नीचे कर लिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने शेल को जहर देने की कोशिश की थी। वह उन दो आंखों को आत्मविश्वास से मिलना सहन नहीं कर सकी। फिर भी उसे फिर से अपना सिर ऊपर उठाना पड़ा, क्योंकि अभी जैसी स्थिति फिर से बन रही थी। एस्टन को उसकी आंखों पर संदेह हुआ। शेल के बगल में एरन के साथ भी ऐसा ही था। दुष्ट स्त्री शेल ने उसकी ओर अपना सिर झुकाया। मैं अज़बेल परिवार की गलतियों के लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं आपको जहर के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। ये पूरी तरह से समझ से परे स्थिति थी। ये शेल एक ड्यूक की इकलौती बेटी थी। उसका सिर किसी आम आदमी के सामने नहीं झुकना चाहिए, क्योंकि वह महिला थी जो डची में सब कुछ लेकर चलती थी। इसलिए एस्टन स्थिर खड़े होकर जम गया। एरान का पीछा करने के बाद शेल ने एक दासी को अपने साथ बातचीत करते हुए देखा। वह नौकरानी थी जिसने उसे जहर देने की कोशिश की थी। वह भी एक नौकरानी थी जिसे उसने परेशान किया था। शेल ने बिना कुछ खोए अपनी नौकरानी की बातें सुनी। निस्संदेह उसे अपनी नौकरानी एस्टन के प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी। उसने उसे जहर देने की कोशिश की, तब तो केवल परिणाम ही मृत्यु थी। अब तक ऐसा ही था और भविष्य में भी ऐसा ही होगा, क्योंकि आपके परिवार को बंधक बना लिया गया था। क्या आप किसी मानसिक उलझन में थे? वे बातें वैध कारण नहीं थीं। खास बात ये थी कि उसने उसे जान से मारने की कोशिश की थी। तभी उसने देखा कि एरन ने अपना घुटना मोड़ लिया है। पृथ्वी पर क्यों? शेल समझ नहीं सका। शुरू से अंत तक वह अपने ही मंगेतर की हरकतें समझ नहीं पाई। सिर्फ इसलिए कि उसने उसे माफ कर दिया,
क्या उसे लगता है कि वह भी उसे माफ कर देगी? कदापि नहीं। उसने दरवाज़ा खोला, क्योंकि उसके मन में आया कि उसे उस दासी को दंड देना चाहिए। और जब वह एरन के पास घुटनों के बल खड़ी थी, वह कुछ भी बुरा नहीं बोल सकती थी। अजीब बात है, उसका सिर पहले से ही नीचे झुका हुआ था, और वह पहले से ही अपनी नौकरानी से माफ़ी मांग रही थी। जी हाँ, ऐसा उसके मंगेतर की वजह से हुआ, क्योंकि वह अपने मंगेतर से पराजित महसूस कर रही थी, जो उसकी ओर से घुटनों पर बैठकर माफ़ी मांग रहा था। जब एरन उसे सिर झुकाए देखकर आश्चर्यचकित हो गई, तो उसने कुछ सोचा। ये पहली बार था जब उसने एरन को आश्चर्यचकित होते देखा, लेकिन उसके मन में अन्य शंकाएं भी थीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने अपने लानत मंगेतर के कारण कितना भी अपना सिर नीचे कर लिया हो। वह जिसके सामने सिर झुका रही थी वह उसकी नौकरानी थी। सामान्यतः वह क्रोधित होती और तुरंत चली जाती, लेकिन आखिर मुझे ऐसा क्यों नहीं लगता? क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने अंततः अपने मंगेतर को स्वीकार करना शुरू कर दिया था? फिर नाराजगी के अलावा वह किस तरह की भावना महसूस कर रही थी? वह नहीं जानती थी। खलनायक को अभी भी पता नहीं चला। कहानी खत्म। अलविदा।